अब अगला टॉपिक पे आ जाइए। अगला टॉपिक जो पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस भी और कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी भी। ठीक है, उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो नया टॉपिक दे दीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उसमें लिख लीजिए, उस टॉपिक के अंदर लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर। जाहिर है चेंज इन टेम्परेचर जो होगा ना, उसमें दोनों केस पॉसिबल है, या तो टेम्परेचर का राइज हो सकता है या टेम्परेचर का फॉल हो सकता है। ठीक है, किसी एक की अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाएगी तो वाइस वर्सा दूसरी की अंडरस्टैंडिंग भी हमारी डेवलप हो जाएगी। तो एक केस हम लोग लेके चलते हैं राइज वाला, तो उसके अंदर लिख लीजिए, उस टॉपिक के अंदर में अब इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस इज एज फॉलोज। ठीक है, एज फॉलोज के बाद इस तरह से कोलन देकर डैश दे दीजिए और पॉइंट वाइज लिख लीजिए 1 2 3 करके, 1 2 3 करके पॉइंट्स को लिख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिए, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स। हम लोग क्या देख रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर का इफेक्ट, हमेशा ध्यान में रखना हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो राइज इन टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस पे, यानी टेम्परेचर के बढ़ने का। हमेशा ध्यान में रखना, चेंज इन टेम्परेचर होगा तो दो तरह से होगा, या तो राइज होगा या फॉल होगा। हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहला हमें क्या मिल रहा है इफेक्ट, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, यानी होगा क्या कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा ना तो जो प्योर मेटल्स हैं उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आ जाइए, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज। तो हमने देखा कि प्योर मेटल के केस में, यानी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हम किसी एलिमेंट का ले रहे हैं और वो एलिमेंट अगर मेटल है तो उसके केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि एलॉय जो होता है, तो एलॉय अगर बन रहा है दो मेटल्स का, जैसे कैसे हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग ब्रास लेके चलते हैं तो एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन में नहीं है लेकिन दो मेटल्स का वो एलॉय है। तो एलॉय का भी अगर कोई मटेरियल का हम लोग लेते हैं तो एलॉय का भी इंक्रीज इन टेम्परेचर होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आ जाइए, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखा है ना बैटरी के केस में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और आगे चल के अगर आप पढ़िएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिटेल्स को तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। और जिस तरह से फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग देखेंगे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी होता है, लेकिन वो आपके फर्दर स्टडी में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हमने एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को हमने देखा था, जो सेल का केस हम लोग लेके चले थे H2SO4 वाला। उस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उनसे सेल का फॉर्मेशन करते हैं, उनसे बैटरीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हमने देखा, हमने राइज इन टेम्परेचर का इफेक्ट देखा अलग अलग मटेरियल्स पे, अलग अलग मटेरियल्स के रेजिस्टेंस पे। हमने राइज इन टेम्परेचर का इफेक्ट देखा अलग अलग मटेरियल्स के रेजिस्टेंस में। अगर मटेरियल्स मेटल हो, अगर मटेरियल्स मेटल हो, पहले केस में हमने क्या देखा कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करें और वो मटेरियल अगर मेटल है तो रेजिस्टेंस क्या होगा उस केस में, यस, रेजिस्टेंस इस केस में इंक्रीज करेगा। अगर दूसरा केस हमने देखा कि दो मेटल का कॉम्बिनेशन हो जो किसी फिक्स केमिकल स्ट्रक्चर में नहीं है, किसी फिक्स केमिकल कॉम्बिनेशन में नहीं है, जिसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, जस्ट एज ब्रास। तो जो एलॉय है, ठीक है, एलॉय के केस में क्या होगा, तो एलॉय के केस में टेम्परेचर को अगर हम लोग राइज कराते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा, यस, इंक्रीज करेगा। लेकिन वही थर्ड केस में जहां इलेक्ट्रोलाइट्स है वहाँ उस केस में ये वेरिएशन उल्टा हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर करते हैं, जिसका एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑलरेडी लेके चले हम लोग, तो इस केस में अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कराएंगे तो इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस डिक्रीज करने लगेगा, यानी यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव है। गॉट दैट?
तो हम लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं, आगे चल के हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेटल्स के केस में पॉजिटिव है, एल्वाइस के केस में पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो समझ में आ गया, ये 3 तरह के इफेक्ट आपको दिख गए। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेटल के केस में आपको बता चुके हैं, इन तीनों में से मेटल के केस में क्यों इंक्रीज करता है ये आपको बता चुके हैं। अगर पिछला क्लास की हो तो ध्यान में है? किसी को ध्यान में है बताइए, किसी को ध्यान में है? कोलाइजेंस तो हमेशा होगा, कोलिजन्स हमेशा हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का उन पॉजिटिव कर्नेल्स से। पिछले क्लास में आपको मैटर के स्ट्रक्चर के हिसाब से बताए थे कि मैटर का जो स्टेट्स होता है, हम लोग 3 स्टेट्स लेके चलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाद में हमने देखा कि कुछ और स्टेट्स भी हो जाता है, जिस तरह प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, लेकिन उनके लिए स्पेशल सिचुएशंस क्रिएट करना पड़ता है। ओवरऑल एनालिसिस के लिए अभी भी हम लोग 3 ही लेके चलते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स में भी 2 तरह का सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड जिनको हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो मेटल्स हैं ना, जो कंडक्टर्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आगे चल के आपको लैटिस स्ट्रक्चर मिलेगा। बहुत सारे तरह का हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, हेक्सागोनल क्यूबिक लैटिस। तो ये इस तरह के फॉर्मेशन रहते हैं। अब इनका मतलब क्या है? तो जाहिर है आपको पता है कि सॉलिड बॉडीज के अंदर अगर मैटर का सॉलिड फॉर्म है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर बहुत ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, उनका पोजीशन स्पेस में फिक्स है, उनका ओरिएंटेशन स्पेस में फिक्स है, उनका डायरेक्शन स्पेस में फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो कैसे फिक्स्ड है? तो यही इस लैटिस स्ट्रक्चर से, लैटिस का मतलब होता है एक फ्रेम, एक जाल, एक ग्रैटिंग्स। ठीक है, तो इस लैटिस पे ये मेटल्स फिक्स हैं। तो जैसे कॉपर का अगर हम लोग मटेरियल लेके चलें, कॉपर का अगर मान लो कोई भी बड़ा सा स्लैब हम लोग लेके चल रहे हैं, इस स्लैब के अंदर कॉपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इस तरह के क्यूबिक लैटिस के फॉर्म में होंगे, यानी इस क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे कॉपर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब्स से मिलके वो आपका मटेरियल कॉपर का इतना बड़ा सैंपल बना है। इस छोटे छोटे यूनिट क्यूबिक सेल्स से मिलके ये मटेरियल बना है। अब क्या है? तो कॉपर के एटम्स यहाँ पे फिक्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेटल्स के अंदर होता क्या है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इतने लूजली बॉन्ड है अपने पेरेंट एटम से कि थोड़ी भी एनर्जी मिलती है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पेरेंट एटम को छोड़ के निकल जाते हैं और फ्रीली घूमते रहते हैं इस पूरे सरफेस में फ्रीली जहां तहां घूमते रहते हैं। आगे चल के आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएंगे तो बताएंगे कि जहां तहां रैंडम मोशन होता रहता है, और इस ड्यूरेशन में इनका कोलाइजेंस भी होता रहता है। कोलाइजेंस इनका दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी होता है और कोलाइजेंस इनका इन कर्नेल्स से भी होता है। कर्नेल्स क्यों? क्योंकि ये एटम था, ये कॉपर एटम था, एटम एज ए होल न्यूट्रल भी था, यानी जितना प्रोटॉन्स उतना इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सबके सब एटम्स में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है। तो जाहिर है न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव बॉडी बना, इसलिए पॉजिटिव कर्नेल्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयंस या कॉपर एटम का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है, ये अपने पोजीशन पे फिक्स तो है, क्यूब के कॉर्नर में फिक्स तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेट करता रहता है उस पोजीशन पे, एक मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं सारे एटम्स। जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पेंडुलम इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू एंड फ्रो मोशन में है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका मीन पोजीशन है, तो ये वाइब्रेट, उसी तरह ये भी जो अपने पोजीशन पे है ना, ये वाइब्रेट करते रहते हैं एक मीन पोजीशन के अबाउट। और मैंने आपको बताया था कि ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है ना, इस इन एटम्स के, कॉपर के एटम्स या जो भी मेटल्स है उसके एटम्स का जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी इतना वाइब्रेट करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, अब इतना वाइब्रेट करेगा, टेम्परेचर और हमने बढ़ा दिया तो इतना वाइब्रेट करेगा, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि मटेरियल रेजिस्टेंस कैसे ऑफर करता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से
अलग अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना चाहेगा यहाँ पे, तो मूव करने के दौरान ये एक किसी न किसी एटम से टकरा जाएगा। टकराने के वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा इसके फ्लो में और ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब जाहिर है इसका वाइब्रेशन कम है, मैंने बताया था कि वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कम टेम्परेचर है तो कम वाइब्रेट कर रहा है, तो टकराने की टेंडेंसी कम होगी, हो सकता है ये बाईपास होकर निकल जाए। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वाइब्रेशन ज़्यादा है, टकराने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा ये मटेरियल। नॉट दैट, ध्यान से समझो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लो इतने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन है, किसका? कॉपर एटम का। इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, तो कम वाइब्रेट कर रहा है तो टकराने की टेंडेंसी कम होगी, हो सकता है बच के निकल जाए, कम टकराने की टेंडेंसी होगी। लेकिन ये वाइब्रेशन ज्यादा हो गया तो टकराने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, टकराएगा ही टकराएगा, और यही टकराना ही तो रेजिस्टेंस ऑफर करना है इसके फ्लो में। तो जाहिर है टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा, किसका? कॉपर एटम्स का, जो अपने पोजीशन पे फिक्स तो है लेकिन वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। जैसा क्वेश्चन था उसको समझ में आ गया? बाकी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह है। मैंने आपको ये भी कहा था स्टार्टिंग की क्लास में कि अगर गौर से देखो तो हर लॉ के पीछे, साइंस के, इंजीनियरिंग के, फिजिक्स के, हर लॉ के पीछे कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपने देखा कि कॉपर मटेरियल के एटम्स जो हैं लैटिस स्ट्रक्चर में अपने पोजीशन पे फिक्स तो हैं, लेकिन वो वाइब्रेट करते रहते हैं नेचुरली, और ये वाइब्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जाहिर है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सैंपल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज दैट मान लो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, सपोज दैट T1 टेम्परेचर पे हम स्टडी कर रहे हैं, T1 टेम्परेचर पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मान लो इतना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर राइज करेंगे इस मटेरियल का, टेम्परेचर राइज करने का मतलब क्या है? इस मटेरियल के अंदर हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं। टेम्परेचर राइज करने का मतलब है इस मटेरियल के अंदर हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कंजर्वेशन एनर्जी हर जगह एप्लीकेबल है, मींस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ हम उसको बदल सकते हैं। तो बाहर से अगर इस सैंपल के अंदर हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ अगर हीट हम लोग दे रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो जाहिर है ये हीट एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में होगी, या इसका फॉर्म चेंज होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो ये हीट एनर्जी जाएगी और इस मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो एडिशनल एनर्जी हम दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये हीट एनर्जी का कन्वर्शन हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। यानी ये एडिशनल हीट एनर्जी जो इस सैंपल के अंदर दे रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, तो जाहिर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। और पहले कम वाइब्रेशन था, इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराता था या पास करता था थोड़ा आसानी से, ज्यादा वाइब्रेशन हो गया तो अब टकराएगा ही टकराएगा, यानी टकराने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाए तो और ज्यादा वाइब्रेशन हो गया, अब किसी इलेक्ट्रॉन के या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की टेंडेंसी बहुत सारे एटम से और ज्यादा बढ़ गई, यानी ये मटेरियल और ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। गॉट दैट? तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपके मेटल्स के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो एलवाई के केस में भी, एलवाई क्या है? तो एलवाई भी कॉम्बिनेशन है एक से ज्यादा मेटल्स का, जो कि कोई फिक्स्ड केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं है, बस उनका सम्मिश्रण है। ठीक है, उनको हमने मिक्स कर दिया है, तो एलवाई भी मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, तो जाहिर है एलवाई का बिहेवियर भी मेटल के बिहेवियर की तरह ही होगा, तो यहां भी आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा ठीक उसी तरह से जिस तरह से मेटल्स में इंक्रीज करता था टेम्परेचर के इंक्रीज करने के वजह से। गॉट दैट? अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के केस में उल्टा क्यों होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्लूइड्स के अंदर, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि सॉलिड बॉडी के अंदर कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है? सॉलिड बॉडी के अंदर कंडक्शन, यस, सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन बताया था मैंने आपको कि फ्लूइड्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर आपका गैस भी आ गया और लिक्विड भी आ गया। फ्लूइड्स के अंदर कंडक्शन आयंस की वजह से होता है, जिस तरह हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखा
हमने इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के अंदर देखा था कि यहाँ H2SO4 था। H2SO4 में क्या होता था, तो ये दोनों आयन की पोलरिटी अलग अलग है, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ जिंक के हम लोग रॉड को रखते थे, कॉपर प्लेट को रखते थे, तो ये जाके डिस्प्लेस कर देता था। तो यहाँ हमने देखा था, यहाँ कंडक्शन क्या था, जिंक आके इसको डिस्प्लेस कर देता था Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में, और फिर जाके सल्फेट के साथ कंबाइन करता था 2 नेगेटिव के साथ। तो यहाँ किसका मूवमेंट था, यहाँ आयंस का मूवमेंट था। और आयंस का मूवमेंट क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ाया गया होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी मटेरियल के अंदर, किसी केमिकल के अंदर अगर बाहर से हीट हम लोग दें और तब केमिकल कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर वो केमिकल रिएक्शन के बाद हीट लिबरेट होता है, जनरेट होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब किसी फ्लूइड का, किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कि आयंस के फॉर्म में है, अगर इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आयंस का सेपरेशन और बढ़ जाएगा, आयंस का फॉर्मेशन और बढ़ जाएगा। और जितना आयंस का फॉर्मेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, जाहिर है जितना आयंस का फॉर्मेशन बढ़ेगा टेम्परेचर की वजह से, उतनी कंडक्टिविटी और इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल आपको ज्यादा मिल रहा है, आयंस ज्यादा मिल रहा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट्स के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में से टूट के आयंस सेपरेट होगा, और जितना ज्यादा आयंस है उतना ज्यादा चार्ज कैरियर्स आपको मिल रहा है, और जितना ज्यादा चार्ज कैरियर्स है उतना ज्यादा कंडक्शन होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। तो इसी कारण से यहाँ उल्टा होता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में से आयंस सेपरेट होने लगा, आयंस सेपरेट होने लगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है रेजिस्टेंस कम हो गया। गॉट दैट? ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।